हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाला है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसी के मद्देनजर हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार साइंस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की जा रही है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं पिछले वाले तो देखते रहिए ना, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसमें से छांट के लिया गया है जो पेपर में या तो छप सकते हैं या तो छपे हुए हैं ना, ध्यान दीजिएगा। और कुछ जो पेपर में संभावित क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है, उन टॉपिक्स को भी कवर किया गया है। तो चलिए साथियों, वीडियो में बने रहिए और पूरे सीरीज से क्या करिए, शिद्दत से मजा लीजिए। और वादा रहा पूरा सीरीज पढ़ लेंगे ना, पूरा सीरीज पढ़ लेंगे, एक भी विज्ञान का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तू रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। तो इसी के कड़ी में साथियों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या साथियों, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है। पहली बात की है सूरज की बात कर लेते हैं ना। हाँ, सूरज चाचा की बात कर लेते हैं। वो करते क्या है ना, बहुत ही गर्मी देते हैं ना, कैसे देते हैं वो ध्यान दीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, सूर्य में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बाबू, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज है, हाइड्रोजन गैस ना, समझते चलिएगा। हाइड्रोजन गैस सूर्य में सबसे बड़ा क्या साथियों, ऊर्जा का स्रोत है। कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। ध्यान दीजिएगा, कौन सी प्रक्रिया होती है साथियों, नाभिकीय संलयन। पॉइंट्स लिखते चलिएगा, पेन पेपर हो सके तो ले लीजिए ना। पेपर पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि चीजें यहीं छपेंगी पेपर में। लिख कर ले मतलब लिख के हम दे रहे हैं, यहीं छपेगा क्वेश्चन ना, 100% यहीं छपेगा। आप बस शिद्दत से पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, सूर्य के वायुमंडल में ना, तो बात कर रहे हैं किसकी, सूर्य की। किस चीज से वो मिलके बना है, हाइड्रोजन गैस। जितने देखिए, सूर्य एक क्या है बाबू, तारा है ना। साथियों, सूर्य एक तारा है। हमारे वायुमंडल मतलब हमारे जो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा सूर्य ही है। उसी के चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है ना, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी तारे होते हैं ना, सभी किस चीज से मिलके बने साथियों, इसी हाइड्रोजन गैस से मिलके बने हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लेना कि तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है साथियों। कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा बनता है, नाभिकीय संलयन। होता क्या है, सुन लीजिए, नाभिकीय संलयन, दो छोटे छोटे परमाणु ना आपस में क्या करते हैं, मिलके एक बड़ा परमाणु बना देते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, दो छोटे छोटे परमाणु आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और किसका निर्माण कर देंगे, एक बड़े परमाणु का। और जैसे ही मिलेंगे ना, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा इनके बीच बनेगा ना, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा बनेगा। और वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमारे कहाँ पहुंचती है साथियों, पृथ्वी तक पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी प्रक्रिया साथियों, नाभिकीय संलयन। नोट करके लिख लीजिएगा ना, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस पे कौन सा साथियों, कौन सा बम काम करता है। देखिए, दो तरह के बम है ना, एक हाइड्रोजन बम, एक परमाणु बम। दोनों लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है और परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है। लिख रहे हैं, देखिए, हाइड्रोजन गैस से याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन गैस से क्या याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन वाली गैस किसमें, नाभिकीय संलयन में, सूरज में क्या करते हैं, ऊर्जा बनवाती है। ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा साथियों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम काम करता है साथियों किस पे, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पे। ध्यान दीजिएगा। और जबकि नाभिकीय विखंडन में लिख लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन, विखंडन में साथियों क्या काम करता है, ध्यान समझिएगा। नाभिकीय विखंडन ना, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, जिसपे क्या करते हैं साथियों, जिसपे अभी अभी सारे देश वाले ना इसी पे धमकी दिए जा रहे हैं, सब धमकी दिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम साथियों नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम साथियों नाभिकीय संलयन। ध्यान दीजिएगा, इसी नाभिकीय विखंडन से ना परमाणु भट्टी भी चलाते हैं। परमाणु भट्टी क्या, जो ऊर्जा बनाता है जिसमें विद्युत पैदा करते हैं ना, परमाणु भट्टी भी इसी पे काम करता है, लिख लीजिएगा ना। परमाणु भट्टी भी क्या करता है साथियों, इसी पे कार्य करता है, परमाणु भट्टी। ध्यान दीजिएगा, परमाणु भट्टी भी क्या करता है साथियों, इसी पे कार्य करता है ना। परमाणु रिएक्टर भी किस पे काम करता है, इसी पे कार्य करता है, उसे भी लिख लीजिए, पूछता है डायरेक्ट, परमाणु रिएक्टर। मतलब ये कि विखंडन प्रक्रिया क्या होती है, एक लाइन में थोड़ा समझ लीजिए। संलयन में था जुड़ना, संलयित होना यानी जुड़ जाना। विखंडन में क्या, विखंडन टूट जाना, टूट जाएगा। यानी एक बड़ा सा परमाणु ना, क्या एक बड़ा परमाणु का नाभिक क्या होगा साथियों, दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या होगा, टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम उसी प्रक्रिया पे काम करता है। और परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन यूज करते हैं, लिख लीजिए नोट करके ना। परमाणु भट्टी में
यूरेनियम नामक ईंधन यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा यूरेनियम। अब यूरेनियम की बात कर लेना। हाँ, यूरेनियम परमाणु क्रमांक होता है साथियों 92, है ना, परमाणु क्रमांक 92। आप आवर्त सारणी में इसको 92 नंबर पे ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा क्या, यूरेनियम। ध्यान दीजिए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, यूरेनियम। नोट करके लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही हम बोल रहे हैं और उसका आंसर यही है ना। भविष्य का ईंधन कौन है साथियों, यूरेनियम। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन यूज करते हैं, यूरेनियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा 92। अगला देखिए, हाँ, तो साथियों पहला वाले का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सूर्य के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगी साथियों, हाइड्रोजन होगी ना, क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन से क्या मिलके बना है। तो हाइड्रोजन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हाँ, ये सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। और जबकि अगर पूछे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है साथियों, नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे ज्यादा वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन गैस, अगर सूर्य के पूछ रहा है तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन किसमें चेंज होता है, पूछता है कि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन किस परमाणु में बदलता है, लिख लीजिएगा हीलियम परमाणु में ना। ध्यान दीजिएगा, चार हाइड्रोजन के परमाणु मिलके एक हीलियम परमाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, लिख लीजिएगा। यानी हाइड्रोजन किसमें चेंज होता है साथियों, हीलियम में। कौन सी प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। टाइम इसलिए दे रहा है ना क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन पूछ लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बस 4 सेकंड में साथियों कितना दूर चल रही है, 21 मीटर, और फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। औसत चाल क्या होगी। पहली बात यह कि औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, खटाक से लिखिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर साथियों, पहले चाल बराबर दूरी बटे समय ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, और औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। लिखिए कुल दूरी बटे के कुल समय। ध्यान से समझते चाहिएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी, कैसी कुल दूरी, देखिएगा यहाँ 21 मीटर चल रहा है और यहाँ 15 मीटर, कुल दूरी कितनी होगी साथियों, 36 मीटर, है ना। मतलब क्या कि मतलब दोनों दूरियों क्या करिए, जोड़ दीजिए। कुल दूरी 21 प्लस 15 बटे कुल समय साथियों 4 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड यहाँ, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा साथियों 2, है ना। तो 4 प्लस 2 कितना, 6 सेकंड। ध्यान दीजिएगा कितना, 6 सेकंड। तो ऊपर हो गया साथियों 36, नीचे हो गया 6, डिवाइड कर दीजिएगा ना, भाग दीजिएगा 6 4 के 36, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट की बात करते हैं ना, यूनिट की बात करते हैं। ऊपर क्या है साथियों, दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ भी देख लीजिए दूरी को किसमें लिखा है, मीटर में। 21 मीटर 15 मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है साथियों, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ऊपर है दूरी और नीचे में है समय, तो ऊपर लिख दीजिएगा दूरी को 5 मतलब मीटर में, और समय को लिख दीजिएगा सेकेंड में। तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। चाल का एसआई मात्रक साथियों, हाँ, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही ना। ध्यान दीजिएगा इसको। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। पहली बात की ये, कौन सी समूह में सारी गैसें हैं ना, सभी गैसें हैं। कौन से समूह में, समूह नंबर 18 ना, समूह यानी वर्ग। ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी की बात कर रहा है ना। कौन सी सारणी साथियों, आवर्त सारणी। कौन सी जगह है, कौन सी बला है ना, जहां पे सभी 118 तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से क्या किया गया है, रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, मोसले ना। मोसले जी आधुनिक आवर्त सारणी के, और आवर्त सारणी की आधारभूत किसने सीमा रख दी, मेंडलीफ ने, है ना। आधार किसने रखा, मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, मोसले जी। चलिए ध्यान दीजिए, अगला कितने तत्व हैं साथियों, 118 तत्व है ना। हाँ, कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग, समझिएगा। टोटल ऐसे ऐसे जो साथियों है ना, ऐसे ऐसे चीजें, ये कितने हैं, ये 18 है। ध्यान दीजिएगा कितने हैं, 18 ना। ऐसे ऐसे 18 है साथियों, जबकि ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कितने, 18। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ 17वां होगा, यहाँ पे क्या होगा साथियों, 18वां होगा। पहला दूसरा बीच में होंगे, बीच में सब होंगे, सबको नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो पहला हो गया, दूसरा, 17वां और 18वां। इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इन्हीं के खोपड़ी में छेद कर दे, जितना क्वेश्चन होगा ना बाहर चला आएगा। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चार समूहों से क्वेश्चन पूछता है। इसे क्या कहेंगे, जो ऊपर नीचे समूह कितने होंगे, 18। साइड में हम लिख दे रहे हैं, समूह कितने होंगे साथियों, 18। आवर्त कितने होंगे, आवर्त कितने होंगे, 7।
ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे 18 और ऐसे ऐसे लौट जाइएगा ना तो 7 हो जाएगा। खड़े रहिएगा 18 ठो और लौट जाइएगा तो 7 ठो। ध्यान दीजिएगा कितने 7। हाँ, यहाँ पे पहला वाला होगा साथियों, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा 17 है ना, बीच में सब खाली है। चलिए ध्यान दीजिए कितने होंगे साथियों, पूछता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी, 7। वर्गों की संख्या, वर्ग यानी समूह कितने, 18। ध्यान दीजिएगा खड़ी लाइन है 18 और बेड़े बेड़े वाली लाइन है साथियों कितनी, 7 खाने। ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रहा है कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं। पहली बात ये कि जो है 18 नंबर वाला, ध्यान से देखिएगा कि जो 18 नंबर वाला है साथियों, इसमें सभी गैसें हैं। सभी गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं साथियों, हाँ उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट यानी, हाँ उत्कृष्ट यानी ऐसी गैसें हैं जो किसी से कोई क्रिया नहीं करेंगी। निष्क्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय मतलब अक्रिय, जो किसी के साथ कोनो क्रिया नहीं करेंगी। जिधर फेंक दीजिएगा ना उधर पड़ी रहेंगी पागलों जैसा, किसी के साथ जुड़ेंगी ही नहीं वो। ध्यान दीजिएगा तो उत्कृष्ट गैसें हैं। अगला पॉइंट, इन्हें कौन सा समूह कहते हैं, 18वां वाला समूह, या 18 नंबर के तत्व, या फिर शून्य वर्ग के तत्व। ध्यान दीजिएगा इसके कई नाम है, सब लिख दे रहे हैं। शून्य वर्ग के तत्व कौन से साथियों, हाँ 18वें समूह के ना, 18वें समूह के तत्व कैसे साथियों, शून्य वर्ग के तत्व है। क्यों शून्य वर्ग, क्योंकि इनकी संयोजकता होती है शून्य, या अर्थात इनके भारी कक्षा पूरी तरीके से क्या है, भरी होती है, इसीलिए इनकी संयोजकता क्या है, 0 है। बात कर लेते कौन, हाँ और यही साथियों ना इसी 18वें वाले ग्रुप के तत्वों में ही क्या होता है, कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, मतलब कोई रंग नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता ना, कोई महक नहीं होता, नहीं महकती हैं ये। तो कौन सी वाली साथियों हो गई, वही शून्य वर्ग का तत्व, या 18वें ग्रुप के तत्व, या उत्कृष्ट गैसों के समूह, या 0 वर्ग के तत्व। 4-5 नाम है, याद कर लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, हाँ शून्य वर्ग के तत्व। अभी थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, ये जो 17 नंबर वाला है ना, 18 नंबर के जस्ट पहले ना 17 नंबर वाला ना, इसको हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परिवार के तत्व। लिख लीजिएगा नोट करके कि 17वें वर्ग को ना, हाँ 17वें वर्ग को हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्व क्या खास बात है इनकी, ये खास बात है ना साथियों, ये सब माइनस है, बहुत ज्यादा ऋणात्मक तत्व है इसमें ना, बहुत ज्यादा ऋणात्मक, अर्थात ये किसी के साथ जुड़ेंगे ना उनका इलेक्ट्रॉन जबरी क्या करेंगे, छीन लेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे ना ऋणात्मक बना देंगे। क्या बना देंगे, ऋणात्मक। अगला देखिए, हाँ इसमें भी सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन साथियों, नोट करके लिख लीजिए, पेपर में छपा हुआ सवाल लिख रहा है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मकता, सबसे अधिक ऋणात्मकता साथियों कौन सा, फ्लोरीन ना। हाँ लिख लीजिएगा कौन सा तत्व, फ्लोरीन है ना। परमाणु क्रमांक कितना, 9 नंबर पे ना, 9 नंबर पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋणात्मकता प्रदर्शित करने वाला एकलौता तत्व है। ध्यान दीजिएगा। अगली बात करते हैं साथियों पहले वर्ग की ना, हाँ पहले वर्ग की अगर बात कर लें, पहले वर्ग को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। नोट करके लिख लीजिए, पहले वर्ग को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु ना। हाँ वर्ग नंबर 1 क्या कहेंगे साथियों, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु का मतलब समझिएगा, है ना, कि ये जो धातु होंगी ना ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत क्या करेंगी, ऑक्साइड बना देंगी ना, धातु को ऑक्साइड बना देंगे, इसीलिए इनको क्षारीय धातु कहते हैं। क्योंकि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ना साथियों, सब क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार। नोट करके लिखते चलिए ना कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पेपर में क्या पूछ लेगा कि धातु के ऑक्साइड बताइए किस प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन दिया होगा, क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति रखेंगे, या इनमें से कोई नहीं, और लौट जाइएगा वहीं जाके ना, लौट जाइएगा, कहिएगा तो पढ़े ही नहीं है ना। पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, बस जितना हम बोल रहे हैं पूरे शिद्दत से नोट करके लिखते रहिए और एक आध बार पलट के देख लिया करिए ना। ध्यान दीजिए, तो पहले वर्ग को साथियों क्षारीय धातु और दूसरे वाले वर्ग को ना क्षारीय मृदा धातु। ध्यान दीजिएगा, क्षारीय मृदा धातु। पेपर में क्या छपेगा, पेपर में ये छपेगा कि किस वर्ग के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते, दूसरे वर्ग के तत्व को। किस वर्ग को क्षारीय धातु कहते, पहले वर्ग के तत्व को। किस वर्ग को हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते, 17वें वाले तत्व को, 17वें वाले वर्ग के तत्व को। किस वर्ग के तत्व को क्या कहते, शून्य वर्ग के तत्व, 18वें वाले को। 18 नंबर शून्य वर्ग
उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, सब कौन साथियों 18वां नंबर। ध्यान दीजिएगा, 10 से क्लास लीजिए। अभी अगले क्वेश्चन पे भी चर्चा करते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी न कभी पेपर में क्या किया छपेगा और आपके साथ भी टकराएगा ना आपके साथ। तो 25 में 25 टारगेट है ना, 25 में 25 टारगेट, चाहे जो हो जाए ना, चाहे जो हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला देखिए साथियों, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है ना, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है ना, तो ध्यान दीजिएगा कितना है। वास्तव में देखिए कितना है साथियों, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, हम मास ऑफ अर्थ MI से लिखते हैं। वास्तव में कितना होता है 5.9722 इंटू 10⁻24 है ना, इतना होता है kg। ध्यान दीजिए, ये रियल वाला है ना, वास्तविक, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो ये जो 5.97 है ना, इसको लगभग 6 के करीब मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं, लगभग 6 के करीब। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6 इंटू 10⁻24 kg है ना, 6 इंटू 10⁻24 यानी 6 गुणित 10⁻24 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगर आपसे त्रिज्या पूछ ले, हाँ द्रव्यमान पूछ लिया तो त्रिज्या भी पूछ सकता है ना। पृथ्वी की त्रिज्या अगर पूछ ले वो कितना होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, हाँ 6371 यानी 6371 किलोमीटर ना। ध्यान दीजिएगा कितना साथियों, हाँ 6371 किलोमीटर ना। लगभग क्या लिख देते हैं, लगभग 6400 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये लगभग वैल्यू है ना, लगभग में वैल्यू है कितना 6400 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर, ये वास्तविक में है ना, ये रियल है और ये लगभग में। ऑप्शन में जो दिखेगा आप जरूर लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और क्या पूछ लेता है ना, देखिए द्रव्यमान की बात करा ना, द्रव्यमान की बात करा है तो क्या द्रव्यमान होता है समझिएगा, किसी वस्तु के अणुओं की कुल संगति क्या होता है उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार जो लड़कों को बहुत क्या करता है साथियों, कंफ्यूज करता है ना। एक वर्ड है द्रव्यमान और दूसरा वर्ड क्या है साथियों, भार। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास, भार को कहते हैं वेट। पहला अंतर तो यह हो गया, अंग्रेजी में अंतर दिख रहा है जी, है ना। तो द्रव्यमान क्या होता है ना, कि दुनिया के कौनों कोने में चले जाएगा, दुनिया के क्या ब्रह्मांड के कौनों कोने में चले जाएगा ना, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगर ये मार्कर यहाँ 10 ग्राम का है ना, 10 ग्राम 15 ग्राम का ना, ये ब्रह्मांड के कौनों कोने में जुपिटर ग्रह पे चले जाएगा, यानी बृहस्पति पे ना, तब भी 12-14 ग्राम का ही होगा जितना यहाँ पे है ना। चंद्रमा पे चले जाइएगा तब वो इतना होगा 12 ग्राम का ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता, लेकिन भार क्या होता है साथियों, बदल जाता है। क्यों बदलता है, कारण भी है ना। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुरुत्व गुरुत्वी त्वरण। हाई तो द्रव्यमान ये वाला है 12 ग्राम वाला, और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करके लिख लीजिए, पृथ्वी की सतह पे जहां हम लोग क्या साथियों खड़े हैं, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा कितना है इसका मान साथियों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका द्रव्यमान साथियों, हाँ किसका मान है ये, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझिएगा, जब नीचे से कहाँ जाएंगे साथियों, ऊपर, पृथ्वी छोड़ के ऊपर चले गए। हाँ परमानेंट नहीं जाना है ना, परमानेंट नहीं जाना है, बस बात समझिए। पृथ्वी से अगर कुछ ऊंचाई पे जाएंगे ना, ये जी का मान क्या होने लगेगा साथियों, घटने लगेगा। ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, खुदाई करके पृथ्वी के नीचे जाएंगे ना तब भी घटेगा, यानी ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा जी का मान, नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। और एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए, पेपर में छपेगा ही छपेगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है, कहाँ पे होती है साथियों, पृथ्वी को खोदते खोदते चले जाएगा इसके केंद्र पे ना। हाँ कुछ ये समझिए, यह है पृथ्वी और इसको खोदते खोदते कहाँ चले जाइए, इसके केंद्र तक ना। हाँ यहाँ तक चले जाइए, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी साथियों, जीरो। खुद सोचिएगा, इतना तो दिमाग होगा कि अगर जी की वैल्यू जीरो, इसमें अगर जीरो पुट करेंगे साथियों, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। पेपर में यही क्वेश्चन छपा था कि कहाँ पर किसी वस्तु का भार जीरो पर होता है, तो कहाँ पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पे। अगला ध्यान दीजिए, भार का जो मात्रक होता है साथियों, हाँ भार का मात्रक होता है साथियों न्यूटन, भार का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक साथियों किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है ना। सदिश अदिश कई बार बताए हैं, बार बार बीच में आ रहा है ना, बार बार देखा जा रहा है। द्रव्यमान क्या साथियों, अदिश, जबकि भार क्या साथियों, सदिश। क्यों, क्योंकि भार हमेशा नीचे की तरफ काम करता है ना, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर किसी वस्तु का भार कार्य करेगा। अभी हमारा ये पेन है मार्कर, ये इसका भी भार कहाँ काम करेगा साथियों, पृथ्वी के केंद्र की ओर। और अगर इसका गुरुत्व केंद्र पूछ ले तो, इस पेन का गुरुत्व केंद्र पूछ ले तो ऐसा बिंदु ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिंदु ना
जिससे इस पेन को ऊपर टांग सके। जैसे देखिए अभी नहीं टंग रहा है ना, अभी देखिए यहाँ क्या होगा, टंग गया, टंगा ना, तो जहां से टंग जाएगा साथियों ना, वह इसका पॉइंट क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र। यानी किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पे कार्य करता है ना, वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। पेपर में क्या पूछा था सुन लीजिए, कि किसी वस्तु का मतलब संपूर्ण भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दिया था, है ना, ऑप्शन में दिया था, तो क्या मानेंगे आप लोग, गुरुत्व केंद्र। ध्यान दीजिएगा। तो साथियों पृथ्वी का त्रिज्या कितनी हो गई, इतनी। अगली बात समझिएगा, अगला भाग, हाँ, तो कौन सा साथियों ऑप्शन सही रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा साथियों, 6 × 10⁻24 kg। द्रव्यमान भार में अंतर दिखा दिए हैं, त्रिज्या भी दिखा दिए हैं। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, है ना, 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पहली बात किए, प्रजनन क्या होता है सुन लीजिए, अपने समान नए जीवों को क्या करना, उत्पन्न करना, क्या कहलाएगा साथियों, प्रजनन, है ना। हाँ, जैसे भेड़ बकरी के बच्चे होते हैं वो प्रजनन की प्रक्रिया, हाँ, मनुष्यों के बच्चे होते हैं वो भी किसकी प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया। पेड़ पौधों भी नया नया पेड़ पौधे देखिए बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो भी कौन सी प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ जीव ऐसे है ना जो अपने आप ही को तोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, अपने ही को तोड़ लेंगे और प्रजनन कर लेंगे। तोड़ने का मतलब ये ना, अपने शरीर को ही बांट के 2 नए नए बन जाएंगे ना। हाँ, उन्हीं से क्वेश्चन ये पूछा है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पहली बात ना, कि विखंडन द्वारा, ध्यान से समझिएगा, एकदम पॉइंट समझते चलिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से लगभग रिलेटेड हैं। अमीबा को देखिए, अमीबा किससे करता है साथियों, विखंडन। ध्यान समझिएगा, किससे, विखंडन। मतलब एक को अमीबा होगा ना, टूट के 2 में बट जाएगा, हाँ, टूट के कठों बटेगा 2 में। है जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये भी विखंडना होता है, लेकिन ये बहुविखंडन होता है। मतलब एक प्लाज्मोडियम से 50 बन सकते हैं, इतने 50 है, दुइये बना सकता है ज्यादा बना लेगा, इसीलिए बहुविखंडन, बहुत ज्यादा विखंडित हो जाए। बहु का मतलब ही क्या है यार, बहुविखंडन, बहुत ज्यादा विखंडित हो जाए। केवल विखंडन कहता अमीबा, बहुविखंडन कह दिया प्लाज्मोडियम। जो देखिए प्लेनेरिया है ना, इसका बड़ा अजीब है, गरीब हाल है ना। इसको जितने भागों में काट दीजिएगा, जितने भागों में आप काट देंगे, चलिए यही मार्कर है, मान लीजिए 4 भागों में इसको काट दिए, यह मान लीजिए क्या है, प्लेनेरिया है ना, यही क्या है, प्लेनेरिया जीव है। इसको 4 भागों में क्या करिएगा, काट दीजिएगा। और जो चारों काट देंगे ना, ये चारों अपने आप नए नए जीव बन जाएंगे, चारों अपने आप मतलब प्लेनेरिया ही बन जाएंगे, अलग अलग अपने विकसित हो जाएंगे। तो ये क्या है साथियों, प्लेनेरिया की कहानी। अगर आपसे पूछ लेता है ना, कि काटने पे कौन नए जीव बन जाते हैं ना, क्या बताएंगे, प्लेनेरिया, है ना। प्रजनन इनमें काट के बनता है। अगला ध्यान दीजिए, हाइड्रा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रा ना। हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, लिख लीजिएगा, मुकुलन विधि। कौन सी विधि साथियों, मुकुलन विधि, है ना। मुकुलन का मतलब समझिएगा, मुकुलन का मतलब क्या साथियों, देखिए हाइड्रा कुछ ऐसा ही पेड़ दिखता है ना, ऐसे ही दिखेगा, और इसी में देखिए ऐसे ही से सब निकल जाएगा ना, ऐसे ही सब निकल जाएगा, यह होता है मुकुलन। यह क्या होता है, मुकुलन। नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो पेड़ पौधे देखे होंगे ना, पेड़ पौधे में जो कलियां निकलती है ना, कलियां, समझ लिए वह मुकुलन है। वह क्या है, मुकुलन। हाइड्रा एक जीव है, इसी में ऐसे ही बगलिया से कली से निकल जाएगा और नया जीव बन जाते हैं ना। तो ये क्या होता है, मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में होता है, नोट कर लीजिएगा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, प्लेनेरिया में काट देंगे तो उसके द्वारा, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन द्वारा, अमीबा में विखंडन द्वारा। प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों में प्रजनन, स्त्री मतलब नर और मादा ना, नर और मादा। अब पेड़ पौधों में साथियों जो फूल होता है ना, पूछता है कि फूल में, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, कि फूल में जो प्रजनन वाले पार्ट हैं, तो जो नर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं और मादा वाले भाग को क्या कहते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा ना। हाँ, फूल में नर वाले भाग को, हाँ फूल में बात कर रहे हैं नर वाले भाग को, और साथियों कौन सा वाला, मादा वाला ना। हाँ, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, मादा वाले को कहते हैं स्त्री केसर। देखिए स्त्री केसर, नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, स्त्री केसर, है ना। और नर वाले को साथियों पुंकेसर, पुरुष पुंकेसर, है ना, पुंकेसर। हाँ ध्यान दीजिएगा, नर वाले भाग को क्या कहेंगे, पुंकेसर, मादा वाले भाग को क्या कहेंगे, स्त्री केसर। वास्तव में देखिएगा ना, पूरा प्रजनन की यही बायोडाटा थी, जितनी कहानी थी यही है, इससे ज्यादा कोई प्रजनन का आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। अगर कोई बता रहा है ना, तो वो नहीं छपना क्वेश्चन, मत पढ़िएगा इससे ज्यादा, है ना। क्यों, क्योंकि फूल से क्वेश्चन पूछेगा, आपके सामने है, हाँ ना, फूल में कौन कौन सा भाग नर का है, कौन भाग मादा का, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, प्लाज्मोडियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, अमीबा, इनमें कैसे प्रजनन होना था हम बता दिए।
तो बहुविखंडन विधि साथियों किसमें, प्लाज्मोडियम में। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं ना, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर होना चाहिए ना, हाँ एम्पियर की धारा क्या हो रही है साथियों, ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिला जुला के क्या पूछा है, इतनी लंबी कहानी क्यों जाए पढ़ने ना, हाँ समय, क्योंकि समय को बचाना है हमें। पेपर में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, समय ही बचाना है, मेन टारगेट है समय बचाना। कैसे समय बचाइएगा, बस आप आखिरी लाइन देखिए ना, हाँ जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, आखिरी लाइन को पहले टारगेट करिए। क्या पूछ रहा है, विद्युत आवेश गहरा ज्ञात करना है। पहली बात यह कि विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है, खटाक से देख लीजिए। विद्युत आवेश, ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा है, देखिएगा पिछला वीडियो देखिएगा ना, हमें लगता है उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा कराए हैं, बार बार घुमा के पूछेगा। विद्युत आवेश को साथियों किसे लिखते हैं, क्यू से, है ना, छोटका क्यू बड़का क्यू लिख लीजिएगा। हाँ विद्युत धारा को लिखते हैं आई से, और समय को लिखते हैं साथियों टी से। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। देखिए आई क्या है साथियों, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मान देखिए यहाँ पे दे रखा है, कितना साथियों, हाँ 0.75 एम्पियर, और समय का मान कितना दिया साथियों, 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड होता है हमेशा। जब भी सवाल लगाइएगा ना, जब भी सवाल लगाइएगा एमकेएस पद्धति में ही लगाइएगा। मीटर, है ना, एमकेएस पद्धति देख लीजिए, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, है ना, 3 पद्धतियां हमारे पास है। एम मतलब मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, एफ पर फुट, पी पर पाउंड, एस पर सेकेंड। देखिए समय तीनों में क्या है साथियों, सेकेंड में, पहली बात। और दूसरी बात, हमेशा इसी वाले पद्धति में, कौन से वाले में साथियों, एमकेएस में क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एमकेएस में और वैसे भी 100% यही होता है ना कि आपको जो मान देगा ना एमकेएस पद्धति में ही देगा, सीजीएस में देगा ही नहीं, क्योंकि ये इतने लंबे पेपर नहीं है कि सीजीएस में मान दे दे और आपको एमकेएस में चेंज करना हो, समय नहीं है ना। हाँ 1 मिनट से भी कम समय लगाना है, कितना बड़ा क्वेश्चन देगा खुद सोचिएगा। कुछ क्वेश्चन कठिन होंगे, कुछ क्वेश्चन इतने सरल होंगे, पढ़ते पढ़ते ही आंसर क्या करना है, दे लेना है ना। हौसला मजबूत करके रखना है, ध्यान दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और पेपर को उसकी औकात क्या करनी है साथियों, दिखाना है। बस आप पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए, वादा है मेरा 25 में 25, है ना, 25 में 25 चाहे जैसे। ध्यान दीजिए, Q बराबर क्या साथियों, आई टी। आई की वैल्यू 0.75 और टी की वैल्यू साथियों 1 मिनट बदल दीजिए किसमें, सेकंड में। कितना सेकंड साथियों, 1 मिनट में 60 सेकंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 0 का करेंगे 0 ही होना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5 कितना हो जाएगा साथियों, 30। अच्छा साथियों 42 3, हाँ 42 3 कितना हो जाएगा, 45 ना साथियों। अब 45, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी ये आंसर नहीं है साथियों। 2 अंक पे देखिए दशमलव है, कई अंक पे, तो 2 अंक पे यहाँ भी क्या लगा दीजिएगा, दशमलव। और जैसे ही 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगाएंगे हाई हट जाएगा। इसका कोई मतलब है क्या, इसका कोई मतलब नहीं है साथियों, इसका कोई मतलब है नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये हट गया, है ना, ये हट गया। तो 45 क्या आएगा साथियों, आवेश का मात्रक लिख लीजिएगा क्या, कूलाम, है ना। आवेश का मात्रक क्या लिखिएगा, कूलाम। तो 45 कूलाम साथियों, ऑप्शन ढूंढ लीजिए। हाँ कुछ ज्यादा ही बड़ा ऑप्शन दिया है ना, हाँ 45 कूलाम, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा ना। 45 कूलाम का आवेश क्या होगा, पूरे सर्किट में बहेगी कितने मिनट में साथियों, हाँ सॉरी साथियों 1 मिनट में ना, 1 मिनट में कितना बहेगा साथियों, 45 कूलाम का आवेश बहेगा। ये पद्धति जरूर लिख लीजिएगा, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अभी अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला देखिए साथियों, अगला क्या है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है ना, नोट करके लिखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुछ उपकरण के नाम बताएंगे और उसका क्या उपयोग होता है सबको छाप लीजिए ना। पहली बात की आर्द्रता को किससे नापते साथियों, हाइग्रोमीटर से ना। ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर से क्या नापते साथियों, आर्द्रता को। अब हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं लिख लीजिएगा ना, हाँ तरल पदार्थों का, लिख लीजिए तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व। क्या नापते हैं साथियों, तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व। किससे नापते हैं साथियों, हाँ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर से हाँ आर्द्रता नापते हैं। अगला ध्यान दीजिए, पायरोमीटर ना, पायरोमीटर क्या नापता है साथियों, हाँ आंसर यही वाला है तो इसको मत घेरिए, नहीं गड़बड़ जाएगा। हाँ पायरोमीटर से क्या नापते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत उच्च तापमान नापते हैं ना, बहुत उच्च, जैसे जनरल तापमान मापना रहता है किससे नापते हैं, थर्मामीटर से। ध्यान दीजिएगा, थर्मामीटर क्या करता है साथियों, ताप मापता है ना, ताप मापता है। पॉइंट समझिएगा, ये जो पायरोमीटर है ना ये भी क्या करता है, ताप मापता है, लेकिन बहुत अधिक ताप। ऐसे समझिएगा, सूरज का तापमान मापना होगा क्या, थर्मामीटर से नापिएगा। अरे 6000 डिग्री सेल्सियस उसके बाहर में टेम्परेचर होता है, सब पिघल पुघल के सब खत्म हो जाएगा, है ना।
तो किससे नापेंगे साथियों? पायरोमीटर लगाते हैं ना। पायरोमीटर क्या नापता है? उच्च ताप मापता है। लिख लीजिएगा क्या नापता है साथियों? उच्च ताप का मापन करता है कौन? पायरोमीटर। लैक्टोमीटर आ गया। कौन आ गया साथियों? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आ गया ना, लड़कों वाला दूध मापने वाला। दूध आप लोग भी पिया करिए ना, ध्यान दीजिएगा। लैक्टोमीटर क्या है साथियों? दूध मापता है ना, दूध की शुद्धता को मापता है कौन? लैक्टोमीटर। लिख लीजिएगा। ये क्या करता है साथियों? दूध की शुद्धता को मापता है ना, दूध की शुद्धता को क्या करता है साथियों? हाँ, दूध की शुद्धता को क्या करता है? मापता है कौन साथियों? लैक्टोमीटर। अगला ध्यान दीजिए, अगला कुछ लिख रहा है, जल्दी जल्दी नोट करके लिख लीजिए। तो हाँ चलिए, फेदोमीटर लिख लीजिए। फेदोमीटर क्या करता है साथियों? ये फेदोमीटर, फेदोमीटर क्या नापता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। लिखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा है, पेपर में जरूर छपेगा कि कौन से उपकरण से क्या नापते हैं। फेदोमीटर हो गया। फेदोमीटर से क्या नापेंगे साथियों? समुद्र की गहराई। और अगला देखिए, बैरोमीटर ना। हाँ, बैरोमीटर क्या नापता है साथियों? दाब मापता है ना। क्या मापता है? दाब। वो चाहे रक्त का दाब हो, है ना, चाहे ब्लड प्रेशर मतलब रक्त दाब, या फिर क्या हो जाए, या फिर आपका वायु का दाब हो जाए, या जल का दाब हो जाए, सबको कौन मापेगा साथियों? हाँ, यही बैरोमीटर। अगला ध्यान दीजिएगा, हाँ, पायरोमीटर हो गया, लेक्टोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर। सिस्मोग्राफ लिख लीजिए। सिस्मोग्राफ क्या नापता है साथियों? हाँ, ध्यान दीजिएगा, भूकंप की तीव्रता मापता है। क्या नापता है? भूकंप की तीव्रता ना। हाँ, भूकंप की तीव्रता। एक लिख लीजिए, आडोमीटर है ना। ओडोमीटर, आडोमीटर करके होगा, लिख लीजिए। ओडोमीटर क्या मापता है साथियों? हाँ, वाहन द्वारा तय की गई, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। लिख लीजिए अच्छे से, वाहन द्वारा तय की गई दूरी कौन मापता है साथियों? ओडोमीटर ना। और एक होता है साथियों ऑडियोमीटर। क्या होता है? ऑडियोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ऑडियोमीटर क्या नापता है साथियों? ध्वनि की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता कौन मापता है साथियों? हाँ, ऑडियोमीटर ना। एक और लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? झूठ पकड़ने की मशीन, है ना। झूठ पकड़ने की मशीन कौन सी है? पॉलीग्राफ ना। हाँ, पॉलीग्राफ क्या है साथियों? झूठ पकड़ने की मशीन। लिख लीजिएगा, झूठ पकड़ने की, झूठ पकड़ने की मशीन है ना। झूठ पकड़ने की मशीन क्या है साथियों? हाँ, पॉलीग्राफ ना। झूठ पकड़ने की मशीन कुछ इंपॉर्टेंट है, लिख दिए। थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, ऑडोमीटर, ऑडियोमीटर है ना। पॉलीग्राफ और लैक्टोमीटर हो गया, पायरोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर। जितने इंपॉर्टेंट है ना, पूरा निचोड़ के यहाँ लिख दिया गया। जो इंपॉर्टेंट है, किस उपकरण से क्या मापते हैं, आपके सामने है, रट लीजिएगा, जरूर याद जरूर कर लीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, हार्स पावर किसका मात्रक है ना। हार्स पावर पूछ रहा है, घोड़े की शक्ति है ना। घोड़े की शक्ति, हार्स पावर क्या होता है यार? हार्स पावर मतलब शक्ति है ना, पावर मतलब शक्ति, नामों से क्लियर हो रहा है ना। तो हार्स पावर यानी क्या साथियों? घोड़े की शक्ति। क्या नाप लेंगे? शक्ति, है ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों? ध्यान दीजिएगा, हार्स पावर तो कहते करते ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? वाट कहते। शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों? वाट। और 746 वाट बराबर ना 1 हार्स पावर यानी 1 HP होता है ना। 1 हार्स पावर में कितने वाट साथियों? 746 वाट। वाट भी किसका मात्रक हो गया? शक्ति का। ध्यान दीजिएगा, हार्स पावर भी किसका? शक्ति का, है ना। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख लीजिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर क्या पढ़ते साथियों? या फिर पास्कल भगवान ना। हाँ, पास्कल भगवान। दाब का खोज किसने किया, या दाब के बारे में अच्छे से किसने बताया? पास्कल ने ना, इसीलिए नाम पे रख दिया गया पास्कल। कार्य का साथियों, कार्य का मात्रक साथियों जूल। ध्यान दीजिएगा, जूल कौन से पद्धति में साथियों? एसआई पद्धति में। सीजीएस में पूछेगा तो क्या? अर्घ। ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में है, और जूल साथियों एसआई पद्धति में ना। हाँ, जूल एसआई पद्धति में और अर्घ सीजीएस पद्धति में। विद्युत धारा की अगर बात कर ले तब साथियों, हाँ, विद्युत धारा की बात कर लेंगे ना, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है साथियों एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज? हाँ, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ना। हाँ, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। कुछ लिख रहा है साइड में, नोट करके लिख लीजिए। तो हाँ, जैसे आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक साथियों हर्ट्ज है ना। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। आवर्तकाल का, आवर्तकाल का साथियों ये समय है, इसका मात्रक क्या? सेकंड। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा है, लिख लीजिए, है ना। आवृत्ति हर्ट्ज, आवर्तकाल सेकंड का। बल का साथियों,
बल का न्यूटन, है ना, हाँ न्यूटन, ध्यान देते रहिएगा। और त्वरण का साथियों, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और चाल का साथियों, हाँ चाल का मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी साथियों मीटर प्रति सेकेंड, विस्थापन का मीटर। ध्यान दीजिए, सब इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, पूछ लेगा पेपर में और घूम जाइएगा पेपर में ना। छोटी चीज है, आप सोचेंगे छोटी चीज है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें ना, बातें मोटी हैं, ध्यान दीजिएगा पेपर में छपेगा। हाँ तो साथियों, इसका हार्स पावर का मात्रक क्या हो गया साथियों? हाँ किसका मात्रक हो गया? इसी का ना। हाँ शक्ति का मात्रक क्या हो गया साथियों? हार्स पावर। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट, लिख लीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, मतलब लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ना। सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे, कौन सी हो जाएगी साथियों? सबसे छोटी। अभी देख लेते हैं ना, एक माइक्रोन में क्या होता है साथियों? एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर। ध्यान से देखिएगा, एक माइक्रोन बराबर, हाँ एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, पॉइंट समझते जाइएगा। और एक फर्मी मीटर बराबर साथियों 10⁻⁻15 मीटर। अब बताइएगा आप लोग, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना? कौन बड़ा है कौन छोटा है? मत देखिएगा, घात पे 15 ना, -15 है। -15 मतलब ये और छोटा है। उलट दीजिएगा ना, तब जाके प्लस होगा। उलटने का मतलब 1/10⁻15 हो जाएगा, और 1/10⁻15 की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है साथियों? यही फर्मी मीटर ना। हाँ सबसे छोटा यही है, ये इससे छोटा कोई लंबाई का मात्रक नहीं होता। एक और लिख लीजिए, अगर पूछ लेगा ना तो बता दीजिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर में कितने मीटर? 10⁻⁻9 मीटर। एक माइक्रोन में कितने मीटर? 10⁻⁻6 मीटर। एक और लिख लीजिए, एक पिको, है ना, एक पिकोमीटर बराबर कितने मीटर साथियों? 10⁻12 मीटर ना। लिख लीजिए, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। और सबसे बड़ा का अगर बात करें ना, हाँ बड़ा और भी बड़ा होता है ना, पारसेक, है ना, पारसेक बड़ा होता है, लेकिन हम लोग उससे छोटे यानी प्रकाश वर्ष की बात करेंगे, है ना, प्रकाश वर्ष। क्योंकि पेपर में बार बार पूछता है, एक क्या पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है ना। हाँ किसकी यूनिट है साथियों? तो दूरी ना। प्रकाश वर्ष में किसको मापते हैं? दूरी को मापते हैं, लिख लीजिएगा। क्योंकि लगता वर्ष, देखिए वर्ष लगता समय है, लेकिन वास्तव में क्या है? दूरी कितना होता है, लिख लीजिएगा। यही होता है ना 9.46 इंटू 10 पावर, हाँ इंटू 10 पावर साथियों 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है, कितना? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। लिख लीजिए ना, एक प्रकाश वर्ष क्या साथियों? दूरी का मात्रक है, बड़का वाला है ना। इससे बड़ा पारसेक होता है, बट पारसेक को नहीं देखना, क्योंकि मेन यही है, पारसेक इसी से बन के आता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा पारसेक मतलब प्रकाश वर्ष क्या मापता है ये साथियों? इतना बड़ा दूरी मापेगा ना, तो पिंडों के बीच यानी आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष में ना। हाँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे साथियों, हम आपके सामने आपकी क्लास में रखे हैं। आज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल फिर से क्लास होगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। बस पूरी शिद्दत से आप लगे रहिए ना, पूरी शिद्दत से लगी रहिए, पूरा कायनात आपको सफलता दिलाने में लग जाएगी। पूरे शिद्दत से क्या करिए? लगे रहिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं ना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्या करिएगा साथियों? प्रेस कर दीजिएगा ना। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने साथियों में भी शेयर किया करिए। धन्यवाद साथियों।